my dear friends, I am back with my another video series on the topic of shares and dividends। तो आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और ऐसे नॉर्मल ज़िंदगी में भी इन सब का यूजेस बहुत ज़्यादा आता है। किसी भी बिजनेस को आप इस्टेब्लिश करने जाओ, किसी भी कंपनी को आप इस्टेब्लिश करने जाओ, कोई भी बिजनेस आप स्टार्ट करो तो उसमें शेयर्स, डिविडेंड्स, प्रॉफिट लॉस, ये सब चीज़ें आती ही आती हैं। तो इस चैप्टर में हम लोग मेन वही चीज़ सीखेंगे, और इसमें जो हम लोगों के दो मेन टॉपिक होंगे जिसके ऊपर ये इस चैप्टर की इस क्वेश्चन जो आस्क होंगे बोर्ड एग्ज़ाम में, जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो शेयर्स और डिविडेंड्स से ही रिलेटेड टर्म्स होंगे। तो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। और गाइज़, मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आप लोगों ने मेरा ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि मेरी जो आगे और भी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आने वाली हैं टॉपिक्स को रिलेटेड वो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सकें। सो स्टार्ट। तो हम लोगों का जो सबसे पहला टॉपिक है वो शेयर्स एंड डिविडेंड। तो इसमें सबसे पहला पार्ट जो है हम लोगों का वो शेयर्स का है। सो शेयर्स से ही हम लोगों को मालूम पड़ता है कि किसी चीज़ को बांटना, शेयर्स मतलब ही बांटना, बंटवारा करना, शेयर लेना, किसी चीज़ का शेयर होल्ड कर लेना। तो ये सब इसके पर्यायवाची हैं। तो शेयर्स इस पार्टिकुलर चैप्टर में इसका क्या मतलब होगा मैं वो आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले जो हम लोगों की हेडिंग होगी वो शेयर्स की होगी। शेयर्स बेसिकली इस चैप्टर में उसको कहा गया है जो शेयर होल्डर्स होंगे। शेयर होल्डर मतलब कि लेट सपोज कि एक ए नाम के पर्सन ने कोई भी कंपनी खोल ली, अपनी कोई भी कंपनी उसने इस्टेब्लिश करना चाहा, कोई भी फैक्ट्री उसने इस्टेब्लिश करना चाहा। तो उस फैक्ट्री को इस्टेब्लिश करने में उसको काफ़ी ह्यूज अमाउंट का ज़रूरत पड़ा, मतलब कि कुछ ऐसा अमाउंट जो कि वो अकेले ना दे सके, अकेले ना अदा कर सके। तो उस बिज़नेस को इस्टेब्लिश करने के लिए, उस कंपनी को इस्टेब्लिश करने के लिए उसको क्या चाहिए होगा, कुछ ऐसे लोगों का साथ चाहिए होगा, कुछ ऐसे समूह की सहायता चाहिए होगी जिससे कि उसका वो कलेक्शन जो चाहिए उसको वो भी कंप्लीट हो जाए और उसको अकेले भी ना देना पड़े। मतलब कि कुछ लोग मिलकर, कुछ लोग एक साथ होकर उस कंपनी के शेयर होल्डर बन जाएं या उस कंपनी के शेयर्स खरीद लें। अब कौन कितना खरीदता है, कौन कितना अमाउंट उस कलेक्शन रेट को अटेंड करने के लिए देता है, कितना कलेक्शन उस कंपनी को इस्टेब्लिश करने के लिए चाहिए, उस हिसाब से रेट डिसाइड होते हैं, उस हिसाब से शेयर्स डिसाइड होते हैं, और कौन कितना शेयर्स खरीद पाता है वो उस हिसाब से डिसाइड होता है। तो हाँ, शेयर्स बेसिकली वही होता है कि आप एक कंपनी को इस्टेब्लिश करने के लिए कितना ज़्यादा पैसा दे रहे हो, कितने ज़्यादा उसके शेयर्स खरीद रहे हो, तो वही बेसिकली शेयर्स है। तो शेयर इन सिंपल वर्ड वी कैन से दैट शेयर इज़ अ परसेंटेज ऑफ ओनरशिप इन अ कंपनी एंड ईच पर्सन हु होल्ड्स सम शेयर इज़ कॉल्ड शेयर होल्डर। तो शेयर होल्डर हम लोगों का वही हो गया, वो पर्सन जो कि शेयर खरीद रहा है। शेयर होल्डर इज अ पर्सन हु होल्ड्स सम शेयर इन establishing that particular business। तो अब आया शेयर्स मैं आपको कुछ एग्जांपल्स के थ्रू बताता हूँ कि मान लीजिए शेयर ये टॉपिक है, और इसके मान लीजिए ए पर्सन कोई कंपनी इस्टेब्लिश करना चाहता है और उसमें उसको चाहिए कम से कम 35 लाख का, या कुछ भी मैं स्मॉल अमाउंट ले लेता हूँ। मान लीजिए किसी भी पर्सन को चाहिए 100 रुपीज़ कि कुछ ऐसा उसको ख़रीदना है या कुछ ऐसा उसको इस्टेब्लिश करना है, कुछ 100 लाख का बिजनेस मान लीजिए उसको इस्टेब्लिश करना है। तो उसमें उसको क्या चाहिए, उसमें उसको अब शेयर्स चाहिए। 100 नहीं, 10 रख लीजिए, 100 काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। 10 लाख के उसको बिजनेस इस्टेब्लिश करना है। तो अब उसको क्या करना होगा कि उसके पास मान लिए एक साथ इतना अमाउंट नहीं दे सकता, वो एक साथ अपना इतना ज़्यादा नहीं लगा सकता पैसा। तो अब क्या करेगा कि वो कुछ लोगों को चुनेगा और उनसे कहेगा कि आप मेरे बिज़नेस को इस्टेब्लिश करने के लिए कुछ पैसा दीजिए, और जब मैं
इस बिजनेस जब मेरा चल पड़ेगा, जब मेरी कंपनी चल पड़ेगी, तो इसमें जो प्रॉफिट होगा वो आप लोगों को आपके इन्वेस्टमेंट के हिसाब से मिल जाएगा। आप जो मेरा प्रॉफिट होगा, जो कंपनी कमाएगी, वो पैसा मैं आप लोगों को आपके शेयर्स के हिसाब से दे दूंगा। तो वही होता है। मान लिया 10 लाख का है तो किसी एक बी नाम के पर्सन ने उसको 2.5 लाख का कंट्रीब्यूशन कर दिया, तो बी नाम का जो पर्सन होगा वो इस 2.5 लाख के कंपनी का ओनरशिप हो जाएगा। मतलब कि 2.5 लाख का जो भी उसमें शेयर होगा, जितने नंबर ऑफ शेयर्स उसके होंगे, वो उसका ओनर बन जाएगा। मान लीजिए कि ये 10 लाख की पूरी एक वो है कंपनी, इसको खोलना है, और उसमें मान लिए कि किसी ने 2.5 का कंट्रीब्यूशन किया इस बी नाम के पर्सन ने, तो ये इस कंपनी का इतना जो पार्ट होगा, ये इसका जो ओनर होगा ये बी नाम का पर्सन होगा। मान लीजिए किसी सी नाम के पर्सन ने 2.5 हो गया और किसी ने सी नाम के पर्सन ने 5 लाख का कंट्रीब्यूशन किया, तो 5 लाख का जो कंट्रीब्यूशन होगा, 5 लाख का कंट्रीब्यूशन, इसका जो मालिक हो जाएगा वो सी का मालिक हो जाएगा। तो 5 लाख और 2.5 लाख ये ऐसे ऐसे मतलब कि कंपनी के शेयर्स बढ़ जाते हैं कि 5 लाख का शेयर सी ने खरीद लिया, 2.5 लाख का शेयर बी ने खरीद लिया, तो इस कंपनी का, इस जो टोटल कंपनी जो ए नाम का व्यक्ति खोल रहा था, उसके 2.5 लाख में जितने भी शेयर्स आएंगे, जितना भी पार्ट आएगा कंपनी का, वो खरीद कर उस हिस्से का मालिक बन जाएगा। और जैसे कि सी नाम का व्यक्ति है, ये इस 5 लाख में उसको जितने शेयर्स इस कंपनी के मिल पाएंगे, वो उस उतने पार्ट, उतने शेयर्स का मालिक हो जाएगा। और ऐसे ही करते करते जब टोटल मान लीजिए कि किसी डी नाम के पर्सन ने 1 लाख का अपना शेयर खरीदने की कोशिश की, तो वो क्या करेगा कि ये डी नाम का पर्सन वो 1 लाख का शेयर का मालिक हो जाएगा। 1 लाख का मान लीजिए शेयर है, तो वो उसका मालिक हो जाएगा 1 लाख के शेयर का, डी नाम का व्यक्ति। और ये जो 1 लाख रुपए या 1.5 लाख कुछ बचा, वो उसका जो शेयर होगा वो ये खुद ए नाम का पर्सन होगा। खुद ये ए नाम का पर्सन उतने ही पार्ट का मालिक होगा उसमें। तो ऐसे ही एक कंपनी इस्टेब्लिश करते समय जो शेयर्स लगते हैं, जो पैसा दे के लोग शेयर्स खरीदते हैं, वो इसी हिसाब से खरीदते हैं और वो उस उतने शेयर्स के मालिक हो जाते हैं, उस कंपनी के उतने पार्ट के वो मालिक हो जाते हैं, ओनरशिप हो जाते हैं। तो बेसिकली शेयर्स यही है, जो कि मैंने आपको काफ़ी इजी लैंग्वेज में बता दिया। और अब हम लोग बढ़ते हैं अपने दूसरे टॉपिक के ही सब टॉपिक पे, जो कि है डिविडेंड्स का। सो डिविडेंड्स हम लोगों का हो गया नेक्स्ट टॉपिक। डिविडेंड्स, तो डिविडेंड्स एक्चुअली होता क्या है? ये होता प्रॉफिट ही है, जो कि एक शेयर होल्डर, जो कि मान लीजिए बी नाम का व्यक्ति, सी नाम का व्यक्ति, डी नाम का व्यक्ति, शेयर होल्डर जो अपनी इन्वेस्टमेंट जो उसने की है, उसको उस इन्वेस्टमेंट पे जो कंपनी प्रॉफिट देती है, जो वो प्रॉफिट गेन करता है। मान लीजिए किसी ने कुछ अमाउंट अपना इन्वेस्ट किया, तो उस इन्वेस्टमेंट के हिसाब से उसको जब प्रॉफिट कमाने लगेगी, जब उसका बिजनेस चलने लगेगा, तो वो जो कंपनी उसको अब पैसा देगी, जो कंपनी उसको पैसा देगी, तो उस इन्वेस्टमेंट पे उसको जो प्रॉफिट होगा, हाँ मैंने यहाँ पे इन्वेस्ट किया तो मुझे प्रॉफिट हो रहा है, तो वो जो प्रॉफिट होगा उसका, वो जो उसको शेयर होल्डर को मिलेगा, वही उसका डिविडेंड होगा। तो डिविडेंड इज नथिंग बट द प्रॉफिट विच अ शेयर होल्डर गेट्स फॉर हिज इन्वेस्टमेंट फ्रॉम अ कंपनी। जो उसने इन्वेस्टमेंट किया है अपनी कंपनी के लिए, इस्टेब्लिश करने के लिए, उस पर जो उसको प्रॉफिट गेन होगा, वही होगा डिविडेंड। तो डिविडेंड इज नथिंग बट द प्रॉफिट which a shareholder gets for his or her investment in the company। तो ये हो गया हम लोगों का डिविडेंड का टॉपिक। अच्छा, डिविडेंड में और भी कुछ चीज़ें होती हैं कंपलसरी की। डिविडेंड्स जो भी हम लोग कंपनी डिसाइड करेगी, वो परसेंटेज में ही वो बताती है हमेशा कि यहाँ 5% डिविडेंड है या 15% डिविडेंड है। हमेशा जो भी वो बताएगी वो परसेंटेज में ही डिविडेंड को लिखा जाता है। तो ये इसका कुछ मेन है कि हाँ
जो डिविडेंड्स लिखा जाएगा वो परसेंटेज में लिखा जाएगा। तो मैंने स्टार्टिंग में आप लोगों को कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ बता दी कि हाँ शेयर्स होते क्या हैं, डिविडेंड्स होते क्या हैं, जिससे अब आपको कभी भी कोई भी पूछे तो हाँ आप ये कह सकते हो कि मुझे शेयर्स का भी मतलब मालूम है, मुझे डिविडेंड का भी मतलब मालूम है। अब मैं आगे आप लोगों को कुछ इस चैप्टर से रिलेटेड और इस टॉपिक से रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज़ बताऊंगा, जिससे कि हाँ आपको आगे क्वेश्चंस में प्रॉब्लम नहीं होगी और आपको सारी टर्मिनोलॉजीज़ जब समझ में आ जाएंगी तो आपको क्वेश्चन समझने में भी काफ़ी आसानी रहेगी। सो सम टर्म्स रिलेटेड विद शेयर्स। तो मैं सबसे पहले आप लोगों को कुछ 4-5 टर्मिनोलॉजीज़ के नाम ही बता देता हूँ कि हाँ ये टर्मिनोलॉजीज़ यूज़ होंगी इस चैप्टर में, ये चीज़ें यूज़ होंगी इस चैप्टर में। तो सबसे पहला जो हम लोगों का मेन टॉपिक होगा या मेन सब हेडिंग होगी इसकी कि फेस वैल्यू। व्हाट इज़ फेस वैल्यू। जो दूसरा हम लोगों का सबसे मेन पार्ट होगा या सबसे मेन सब हेडिंग होगी वो होगी मार्केट वैल्यू। थर्ड जो टर्मिनोलॉजी है हम लोगों की वो है बिलो पार या एट पार। फर्स्ट ऑफ ऑल एट पार हो गया या नॉर्मल रेट ही हो गया, वो भी कह सकते हैं हम लोग एट पार। अब हम लोगों का अबव पार एक है टॉपिक, अबव पार। और जो फिफ्थ टर्मिनोलॉजी हम लोगों की है वो है कि बिलो पार। अब मैं एक एक करके आप लोगों को इन सारी टर्मिनोलॉजीज़ का मतलब और मीनिंग बताऊंगा और कैसे रिलेट होंगे क्वेश्चन से ये भी बताऊंगा। तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहला जो हम लोगों का टॉपिक है वो है फेस वैल्यू। तो फेस वैल्यू से ही हम लोगों को पता चल रहा है कि उसका नॉर्मल, उसका ओरिजिनल वैल्यू क्या है। फेस वैल्यू, हाँ उसको एक बार नज़र देख के ही आदमी बता देगा कि इतने का होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। तो वो एग्जैक्टली जो बताएगा वो कंपनी ही डिसाइड करती है फेस वैल्यू। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो फेस वैल्यू हुआ हम लोगों का, फेस वैल्यू इज द ओरिजिनल वैल्यू, इट इज एन ओरिजिनल वैल्यू ऑफ अ शेयर। किसी भी शेयर का, कोई भी शेयर होल्डर है जितना उसने पैसा लगाया तो उसके एक शेयर का जो वैल्यू होगी वो जो होगी वो ओरिजिनल वैल्यू जो उस शेयर की होगी, उस एक पार्टिकुलर शेयर की या कुछ नंबर ऑफ शेयर्स की, वो होगी फेस वैल्यू। इसे हम लोग फेस वैल्यू भी कहते हैं, इसे हम लोग नॉमिनल वैल्यू भी कहते हैं, नॉमिनल वैल्यू, एनपी शॉर्ट फॉर्म में भी हम लोग लिखते हैं इसको। तो नॉमिनल वैल्यू भी कहा जाता है, फेस वैल्यू भी कहा जाता है। ये होती है शेयर की ओरिजिनल वैल्यू कि हाँ इस शेयर की ओरिजिनल वैल्यू इतनी है। और इसमें एक मेन चीज़ ये भी होती है जो आप सब हेडिंग है सब पार्ट में लिख सकते हैं कि फेस वैल्यू डजंट चेंज। फेस वैल्यू ऑफ अ शेयर रिमेन्स सेम तो जो फेस वैल्यू होती है किसी भी शेयर की वो हम लोगों की हमेशा सेम रहती है। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट फेस वैल्यू के बारे में मैंने बता दिया आप लोगों को। और अब मैं आप लोगों को इंट्रोड्यूस करता हूँ दूसरे अपने सब टॉपिक से जो कि हम लोगों का मार्केट वैल्यू का। मार्केट वैल्यू तो मार्केट वैल्यू क्या है कि उस शेयर की किसी भी पार्टिकुलर टाइम पे, उस शेयर की किसी भी पार्टिकुलर टाइम पे मार्केट में क्या वैल्यू है। एक हो गई कि कंपनी में क्या वैल्यू चल रही है उस शेयर की कि हाँ इसकी ओरिजिनल वैल्यू इतनी है, इतनी इसकी ओरिजिनल वैल्यू हो गई। अब जब वो कोई भी चीज़ या कोई भी कंपनी सेल करेगी या कोई भी उसका जो प्रॉफिट आएगा तो उस पर मार्केट पे क्या वैल्यू चल रही है। मान ली कोई सामान है उसकी एक ओरिजिनल प्राइस हो गई, जैसे कि मान लीजिए पेंसिल है, इस पेंसिल की एक ओरिजिनल प्राइस होगी जो कभी नहीं बदलेगी कि हाँ ये पेंसिल इतने ही अमाउंट में बन के तैयार हो जाएगी, इससे ज़्यादा अमाउंट कभी भी ज़िंदगी में इस पेंसिल को मैन्युफैक्चर करने में लगना ही नहीं है। तो वो हो जाएगी इस पार्टिकुलर पेंसिल की फेस वैल्यू। और मार्केट वैल्यू, अब ये कंपनी या ये स्टॉक मार्केट पे या ये कुछ डिसाइड करने वालों पर डिपेंड करता है कि इसकी मार्केट वैल्यू वो कितनी कितनी करके बेच सकते हैं, कितनी कितनी करके
चेंज कर सकते हैं। तो इसकी मार्केट वैल्यू समय समय पर चेंज हो सकती है, लेकिन इसमें जो इक्विपमेंट्स लगे हैं, इसमें जो प्लास्टिक लगी है, इसमें जो रबड़ लगी है, वो कभी भी उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। तो जो इसकी फेस वैल्यू है, जो इसकी ओरिजिनल वैल्यू है, जो इसकी ओरिजिनल कॉस्ट आ रही है मैन्युफैक्चरिंग में, वो इसकी फेस वैल्यू हो गई। तो वैसे ही एक पार्टिकुलर शेयर का जो ओरिजिनल वैल्यू होगी, एक पार्टिकुलर शेयर की जो भी ओरिजिनल वैल्यू होगी, वो उसकी फेस वैल्यू होगी, वो कभी भी चेंज नहीं हो सकती। और अब ये मान लीजिए एक पेंसिल है, इसको हम चाहे जितने रेट में बाहर बेचें, तो ये हमारे ऊपर कभी भी डिपेंड नहीं करेगा, ये मार्केट पर डिपेंड करेगा, मार्केट की वैल्यू पर डिपेंड करेगा कि हाँ ये कितने पे मार्केट में बिक सकती है, तो वो हो जाएगी उसकी मार्केट वैल्यू। तो उस पार्टिकुलर शेयर की, इसी तरीके से उस पार्टिकुलर शेयर की जो भी मार्केट में वैल्यू चल रही होगी, जो भी वैल्यू मार्केट में चल रही होगी, वही उसकी हो जाएगी मार्केट वैल्यू। सो द प्राइस ऑफ अ शेयर at any time in the market is called its market value of a share, है ना। और ये कभी भी हम लोगों की चेंज हो सकती है, ये मैं मेंशन भी कर दे रहा हूँ। द मार्केट वैल्यू could be changed time to time। तो ये हो गई हम लोगों की मार्केट वैल्यू की। अब हम लोग अपने थर्ड टॉपिक पे चलते हैं, एट पार पे। ये मैंने कंप्लीट कर दिया, ये मैंने कंप्लीट कर दिया, एट पार। ये हो गया हम लोगों का थर्ड वैल्यू, एट पार। अब ये एट पार कौन सी बला है? तो एट पार जो होगा शेयर का, वो हम लोग तब कहेंगे कि उसकी जो नॉमिनल वैल्यू है और उसकी जो मार्केट वैल्यू है वो सेम होगी। एट पार हम लोग तब कहेंगे जब उसकी नॉमिनल वैल्यू और उसकी मार्केट वैल्यू दोनों सेम होंगी। नॉमिनल वैल्यू और मार्केट वैल्यू सेम होने का मतलब ये कि जो कंपनी डिसाइड करेगी और वो उतने ही रेट पे मार्केट में वो शेयर बिकेगा, तो वो जो शेयर होगा उस शेयर को हम लोग एट पार कहेंगे कि हाँ ये शेयर एट पार पर है। इफ़ द मार्केट वैल्यू ऑफ अ शेयर इज़ मोर देन अ नॉर्मल वैल्यू, तब हम लोग उसको कहेंगे अबव पार। और जब बिलो होगा तो मतलब कि मार्केट वैल्यू कम है और जो मतलब फेस वैल्यू है वो ज़्यादा, मैं आपको आगे बताऊंगा। तो जो एट पार है, मैं इसका बता देता हूँ कि ये दोनों इक्वल होंगे, नॉमिनल वैल्यू और मार्केट वैल्यू। उस शेयर की वैल्यू कंपनी में, या जो ओरिजिनल वैल्यू जो उसकी डिसाइड करी जाएगी वो, और जो मार्केट वैल्यू जो शेयर कितने में बाहर बिक रहा है, मान लिए कोई शेयर 10 रुपये का शेयर है, वो 10 रुपये में ही बिक रहा है। मान लीजिए एक शेयर जिसकी वैल्यू 10 रुपीज़ बाहर नॉर्मली है, तो वो शेयर जो है मार्केट में भी 10 ही रुपये में बिक रहा है। तो ये शेयर, एक जो शेयर होगा, वो शेयर को आप कुछ और मत समझिए, शेयर को एक सामान समझ लीजिए बस आप, और आप कुछ नहीं समझना। मान लिए एक सामान कोई है, एक शेयर कोई है, वो 10 रुपये में मैन्युफैक्चर भी हो रहा है, 10 रुपये में ही बिक भी रहा है, तो वो जो शेयर होगा वो एट पार होगा। अब हम लोग अपने चलते हैं फोर्थ टॉपिक की ओर, एट पार, अबव पार। तो अबव पार, जैसे कि आप लोगों ने एट पार से अंदाज़ा लगा ही लिया होगा अबव पार में कि हाँ नॉमिनल वैल्यू या जो फेस वैल्यू होगी उस किसी शेयर की, वो ज़्यादा होगी हम लोगों की, सॉरी नॉमिनल वैल्यू नहीं, मार्केट वैल्यू जो होगी हम लोगों की किसी भी शेयर की, एमवी, वो फेस वैल्यू से ज़्यादा होगी। मतलब कि जो कंपनी मैन्युफैक्चर कर रही है कोई भी सामान, वो कम है। मान लीजिए कोई एक शेयर 100 रुपीज़ का जो है, वो सेल हो रहा है बाहर मार्केट में 135 रुपीज़ में, या 135 रुपीज़ की उसकी मार्केट वैल्यू है उसे एक पार्टिकुलर शेयर की। तो वो जो शेयर होगा उसको हम लोग कहेंगे 35 रुपीज़ एट पार या अबव पार, सॉरी 35 रुपीज़ अबव पार, दैट शेयर इज़ 35 रुपीज़ अबव पार। इसका मतलब कि जब सेल होने के बाद उस शेयर की जो आकलन किया गया किसी में, तो हम लोग अगर सीधा डायरेक्ट बोल दें कि ज़्यादा या कम है, ऐसे ना बोल के डायरेक्ट हम लोगों को बोलना हो तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं
दिस शेयर इज़ 35 रुपीज़ अबव पार, या ये जो शेयर है ये 35 रुपीज़ ज़्यादा है, मतलब कि उसकी फेस वैल्यू 35 रुपये ज़्यादा है, फेस वैल्यू 35 रुपीज़ कम है मार्केट वैल्यू से। तो ये हो गया हम लोगों का अबव पार। अब हम लोग अपने चलते हैं 5th टॉपिक की ओर, जो कि है बिलो पार। तो बिलो पार अंदाज़ा लग ही गया होगा कि हाँ फेस वैल्यू जो होगी वो ज़्यादा होगी, जो मैन्युफैक्चरिंग करते समय, या बिलो से ही हम लोग अंदाज़ा ला सकते हैं कि हाँ फेस वैल्यू जो होगी वो कम होगी मार्केट वैल्यू से। तो मान लीजिए कोई भी एक शेयर है जो 100 रुपीज़ का है, वो केवल मार्केट वैल्यू जो उसकी है वो है 80 रुपीज़ की, तो वो जो शेयर होगा पार्टिकुलर, वो शेयर होगा 20 रुपीज़ बिलो पार। दैट शेयर इज़ 20 रुपीज़ बिलो पार, है ना। इसको हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि डिस्काउंट है, जैसे कि मैं इसका और नाम भी बता देता हूँ। अबव पार की जगह हम लोग एट प्रीमियम भी कभी कभार कहते हैं। यहाँ एट प्रीमियम मतलब कि ये जो वैल्यू है ये प्रीमियम पे मतलब ज़्यादा है, और इसको हम लोग एट डिस्काउंट भी कह सकते हैं। एट डिस्काउंट, एट प्रीमियम। तो हम लोगों के कुछ जो मेन टॉपिक्स थे वो कंप्लीट हो गए यहाँ पर। अब मैं आप लोगों को कुछ कोटेशंस बताऊंगा कि हाँ कुछ ऐसी लाइंस होती हैं इस टॉपिक में, कुछ ऐसे कोट्स होते हैं जिसको उस एक कोट में काफ़ी चीज़ें हम लोग पता लगा सकते हैं, जिसको हम लोग कोटेशंस भी कहते हैं। तो चलिए हम लोग उस टॉपिक पर चलते हैं। सो गाइज, मैंने यहाँ पर एक कोटेशन लिखी हुई है कि 15% रुपीज़ 100 रेट शेयर्स एट रुपीज़ 145। तो ये कोटेशन हम लोगों की मान लीजिए एक है, मान के लीजिए ऐसे ही क्वेश्चंस में दिया रहेगा। तो इस कोटेशन को जब तक मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर दूंगा अच्छे से, तब तक आप इसका मतलब नहीं समझ पाओ कि इसमें फेस वैल्यू कौन सी है, इसमें मार्केट वैल्यू कौन सी है, या इसमें डिविडेंड। खैर मैंने आप लोगों को बताया ही था पहले कि हाँ डिविडेंड हमेशा परसेंटेज में पता चलेगा, तो डिविडेंड के अलावा आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि हाँ इसमें डिविडेंड जो है वो 15% का है। तो जो सबसे पहली हम लोग को इन्फॉर्मेशन इस लाइन से, या किसी भी क्वेश्चन में ऐसा ही लिखा होगा, क्वेश्चन के बीच में इस टाइप की इन्फॉर्मेशन आपको दी होगी वर्ड प्रॉब्लम्स में। तो सबसे पहली जो इन्फॉर्मेशन हम लोगों को इस कोटेशन से मिलती है, कोटेशन लिखा इस वजह गया कि लिखा छोटे से है लेकिन इसमें इन्फॉर्मेशन काफ़ी ज़्यादा है कोट्स की तरीके से। तो इसमें 15% काफ़ी जानकारी इसमें हम लोगों को मिल सकती है इसी एक लाइन में से, इतने ही शब्दों में से। तो जो सबसे पहली मेन इन्फॉर्मेशन हम लोगों को मिल रही है वो मिल रही है डिविडेंड, कि डिविडेंड का जो परसेंटेज है वो 15% है। अब मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहले यहीं से स्टार्ट करते हैं। 15% रुपीज़ 100 शेयर्स। अच्छा, मैं आपको सबसे पहले ये बता दूँ कि शेयर्स के पहले कभी भी क्वेश्चन में शेयर्स के पहले जस्ट पहले वाली जो वैल्यू होगी वो हमेशा फेस वैल्यू ही होगी। ऐसा कोई भी ज़रूरी नहीं है कि किसी भी क्वेश्चन में आपको हमेशा फेस वैल्यू कम देंगे और जो मार्केट वैल्यू होगी वो ज़्यादा देंगे, ऐसा नहीं है। तो ये अंदेशे में एकदम मत रहिएगा कि हाँ किसी भी क्वेश्चन में जो वैल्यू कम लिखी होगी वो फेस वैल्यू होगी, जो क्वेश्चन ज़्यादा लिखी होगी वो मार्केट वैल्यू होगी। ऐसा बोर्ड वाले कभी कभार चेंज भी कर देते हैं, मार्केट वैल्यू ज़्यादा कम कर देते हैं और फेस वैल्यू ज़्यादा कर देते हैं। तो ऐसे आपका कॉन्सेप्ट एकदम धराशाही हो जाएगा। तो मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ वही कॉन्सेप्ट सबसे मेन है कि किसी भी क्वेश्चन में शेयर्स के जस्ट पहले कोई भी वैल्यू लिखी होगी, अगर उसमें फेस वैल्यू करके बताया है कि फेस वैल्यू इतनी है और मार्केट वैल्यू इतनी, तब तो आप सो गुड सो फार है कि हाँ आप समझ ही जाओगे। लेकिन कुछ घुमावदार क्वेश्चन होते हैं जिसमें नहीं बताया जाता है फेस वैल्यू और मार्केट वैल्यू, तो उसमें आपकी इन्फॉर्मेशन चेक करते हैं वो लोग कि आप क्वेश्चन समझने की आपकी एबिलिटी क्या है। तो उसमें मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ कि शेयर्स के जस्ट पहले जो भी वैल्यू लिखी होगी वो होगी उसकी फेस वैल्यू। तो फेस वैल्यू जो हम लोगों को इसमें दूसरी इन्फॉर्मेशन मिल रही है वो फेस वैल्यू की मिल रही है या नॉमिनल वैल्यू की मिल रही है, जो कि है हम लोगों की 100 रुपीज़। किसी भी एक शेयर की फेस वैल्यू ऑफ 1 शेयर।
इज़ 100 रुपीज़। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ 100 शेयर्स, इसके बीच में भी कुछ पार्ट हो सकता है कि यहाँ 15%, उसके बाद यहाँ पे कोई क्वेश्चन का मेन पार्ट आ जाए, फिर ये इतना लिखा हो, फिर ऐड करके 145 रुपीज़ या कुछ भी वैल्यू लिखी हो। तो ऐड के बाद जो भी चीज़ लिखी होगी वो हमेशा और हमेशा और हमेशा मार्केट वैल्यू होगी। मैं आपको भी क्वेश्चंस बताऊंगा तो उसमें मैं आपको फुल समझाऊंगा कि हाँ मैंने जो बताया है अभी वो उस क्वेश्चन से कैसे रिलेट हो रहा है। लेकिन अभी आप एक मोटा मोटा इन्फॉर्मेशन उठा लीजिए कि हाँ शेयर्स के जस्ट पहले जो भी लिखा होगा वो फेस वैल्यू ही अक्सर होगा, और जो ऐड करके जो लिखा होगा या कभी कभार लिख देते हैं बिलो पार 5 या बिलो पार 10, तो ऐसे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हाँ बिलो पार 5 मतलब कि फेस वैल्यू से 5 रुपये कम, तो वो आप कैलकुलेट करके अपना मार्केट वैल्यू निकाल सकते हो। या अबव पार 25 रुपीज़, तो हाँ फेस वैल्यू से 25 रुपये ज़्यादा मार्केट वैल्यू है, तो ऐसे करके आप लोग अपना निकाल सकते हो। लेकिन कभी कभार ये लोग ऐसे ही लिख देते हैं कि एट 145 या एट इतना या एट इतना, तो उसमें ऐट के जस्ट बाद जो भी वैल्यू, सॉरी गलती से हो गया, हाँ ऐट के बाद जो भी वैल्यू होगी वो होगी हम लोगों की मार्केट वैल्यू। सो द मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर इज इक्वल्स टू ₹145 इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अच्छा, अब हम लोगों को देखना है, मैं हर जगह वन शेयर की बात कर रहा हूँ, किसी भी एक शेयर की। अब उसको कितना कैलकुलेट करना है वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन हर जगह ये वन शेयर की ही बात चल रही। इस किसी भी कोटेशन में ये नहीं लिखा गया कि 10-15 शेयर की बात चले, इसमें हम यही लिखा गया है कि वन शेयर की बात चले। इस कोटेशन में ये कहीं पर भी जो भी फेस वैल्यू जब भी किसी भी क्वेश्चन में बताया जाएगा वो एक शेयर की ही फेस वैल्यू होगी। कभी भी 4-5 शेयर की फेस वैल्यू नहीं बताई जाती, हमेशा एक ही फेस वैल्यू मार्केट वैल्यू जो भी बताई जाएगी हमेशा एक शेयर की बताई जाएगी। अच्छा, अब मैं आपको अपने चौथे इस कोटेशन से जो चौथी इन्फॉर्मेशन मिलती है वो आपको बताता हूँ कि प्रॉफिट कितना हो रहा है। प्रॉफिट या डिविडेंड, मैंने डिविडेंड की यहाँ कितना है ये बता दिया आपको, लेकिन इस कोटेशन से हम लोग ये भी निकाल सकते हैं कि डिविडेंड एक्चुअली में रुपीज़ में कितना हो रहा है। ये तो परसेंटेज में है कि 15% डिविडेंड है आपका, लेकिन आपको रुपीज़ में कितना डिविडेंड मिलेगा वो भी आप लोग इस लाइन से कैलकुलेट कर सकते हैं। ऐसे कि फोर्थ पार्ट जो है हम लोगों का, द इनकम और डिविडेंड और प्रॉफिट, इनकम नहीं सॉरी प्रॉफिट या डिविडेंड ऑन वन शेयर। मैंने क्या बताया आप लोगों को, इस पूरी कोटेशन में हमेशा एक ही शेयर की बात होगी, तो एक शेयर पे जो भी डिविडेंड है वो हम लोगों का है 15%। ये हम लोगों को पता चल रहा है कि हाँ 15% डिविडेंड मैंने पहले लिख दिया था। अब 15% ऑफ फेस वैल्यू मतलब कि 15% ऑफ फेस वैल्यू FV, वो होगी इसकी रुपीज़ में वैल्यू। यहाँ तो परसेंटेज पता ना कि यहाँ 15% डिविडेंड है, लेकिन 15% ऑफ फेस वैल्यू उसकी एक्चुअल वैल्यू पता चल जाएगी हम लोग कि यहाँ कितने रुपए में प्रॉफिट हो रहा है, कितने रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। सो 15% ऑफ फेस वैल्यू इज इक्वल्स टू, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 15% इंटू 100 अपॉन 100 विच इज़ इक्वल्स टू 15 रुपीज़ पर एनम। तो 15 रुपये पर एनम का आपको डिविडेंड 100 शेयर्स जो कि 145 रुपीज़ में सेल होंगे। 100 रुपीज़ का शेयर जो 145 रुपीज़ में सेल होगा उस पर जो डिविडेंड है वो 15% का है, तो हम लोगों को जो इनकम मिलेगी पर एनम वो 15 रुपये की मिलेगी। इनकम नहीं सॉरी डिविडेंड, प्रॉफिट जो होगा कंपनी को वो 15 रुपये का होगा। अब हम लोग इनकम भी ऐसे ही निकाल सकते हैं कि इनकम ऑन 145 रुपीज़ मार्केट वैल्यू जो भी होगी इसकी, तो इनकम भी यही मेन बेसिकली हम लोगों की है। मैंने इसी वजह यहाँ पे इनकम लिखा था, लेकिन चलिए मैं आपको ऐसे भी बता सकता हूँ, इनकम ऑन ₹145 शेयर इज़ 15 रुपीज़ फॉर 1 ईयर। तो इससे हम लोगों को इनकम भी पता चल गया। अब रेट ऑफ रिटर्न, सिक्स्थ जानकारी जो हम लोगों को इससे मिलेगी
और रेट ऑफ रिटर्न या यील्ड, रेट ऑफ रिटर्न या यील्ड भी हम लोग कह सकते हैं इसको, रेट ऑफ यील्ड पर एनम। तो रेट ऑफ यील्ड होता क्या है बेसिकली? रेट ऑफ रिटर्न होता यही है कि द नेट गेन और लॉस ऑफ एन इन्वेस्टमेंट ऑन अ पर्टिकुलर टाइम। मतलब कि जो आपने इन्वेस्टमेंट किसी भी आदमी ने उस कंपनी में किया होगा तो उसको फ़ायदा उस इन्वेस्टमेंट का कितना हो रहा है टाइम टाइम पर, वो होता है रेट ऑफ रिटर्न किसी भी शेयर का। तो रेट ऑफ रिटर्न हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं कि 15 पैसे या 15 रुपये जो उसको मिल रहा है डिविडेंड या एनुअल इनकम भी हम लोग कह सकते हैं। तो 15 रुपीज़ जो उसको एनुअल इनकम मिल रही है, ये एनुअल इनकम जो हम लोग को 15 रुपीज़ इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ। इसके फॉर्मूले भी हैं जो मैं आपको बताऊँगा अपनी नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है तो ये मैं यहीं ख़त्म करूँगा। इसके बाद एक कोटेशन और बताऊँगा, उसमें भी मैं जल्दी जल्दी थोड़ा बता दूँगा, उसके बाद ये वीडियो ख़त्म हो जाएगी और नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को फॉर्मूले मिलेंगे। तो फॉर्मूले भी मैं काफ़ी अच्छे से बताऊँगा और उसी वीडियो में 1-2 क्वेश्चंस भी स्टार्ट कर दूँगा। तो रेट ऑफ रिटर्न का फॉर्मूला मैं आपको थोड़ा पहले ही बता देता हूँ क्योंकि ये टॉपिक अब आ ही गया सामने, तो मैं बता ही देता हूँ इसका फॉर्मूला कि रेट ऑफ रिटर्न कैलकुलेट करने का फॉर्मूला ये होता है एनुअल इनकम AI अपॉन इन्वेस्टमेंट जो कि किसी भी पर्सन ने किया होगा इनटू 100। ये होता है उसका फॉर्मूला रेट ऑफ रिटर्न का। तो AI जो है हम लोगों का एनुअल इनकम है, तो एनुअल इनकम हम लोगों की यहाँ पर 15 रुपीज़ की है। तो 15 रुपीज़ अपॉन जो इन्वेस्टमेंट उसने किया होगा या मार्केट वैल्यू भी हम लोग कह सकते हैं उसको, ये जो फॉर्मूला है ये परसेंटेज में निकालने का है। तो इसको खैर रहने ही देते हैं, ये हम आपको बाद में ही बता देंगे जब क्वेश्चन करेंगे। तो इसको इस समय अभी आप छोड़ ही दीजिए, ड्रॉप कर दिए। मैंने इसका मतलब आपको बता दिया कि रेट ऑफ रिटर्न का मतलब ये होता है कि नेट गेन और लॉस ऑफ एन इन्वेस्टमेंट ऑन अ पार्टिकुलर टाइम। मतलब कि किसी भी टाइम पे समय समय पे जो उसको इन्वेस्टमेंट पे फ़ायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है वो होता है रेट ऑफ रिटर्न का मतलब। तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला हो गया और इसी फॉर्मूले से हम लोग इसको कैलकुलेट कर लेंगे। तो हम लोग की जो नेक्स्ट कोटेशन है वो है कुछ इस प्रकार की कि 12% ₹25 शेयर्स एट अ डिस्काउंट ऑफ ₹5। तो यहीं पे देखिए उसने घुमा दिया, एट अ डिस्काउंट मैंने आपको बताया था बिलो पार। तो मार्केट वैल्यू की जो होगी इसकी वो 5 रुपये कम होगी फेस वैल्यू से। सबसे पहली जो जानकारी हम लोगों को इससे मिल रही है वो यही मिल रही है कि डिविडेंड जो है वो 12% है ऑफ अ 1 शेयर। जो सेकंड जानकारी हम लोगों को मिल रही है, मैंने आपको फिर कहा था कि शेयर के जस्ट पहले जो लिखी होगी वैल्यू वो होगी उसकी फेस वैल्यू। तो यहाँ पर 25 रुपीज़ हो गई इसकी फेस वैल्यू ऑफ अ 1 शेयर इज इक्वल्स टू 25 रुपीज़। ये हो गई हम लोगों की सेकंड जानकारी। अब हम लोग थर्ड जानकारी की ओर चलते हैं कि मार्केट वैल्यू। अच्छा, मार्केट वैल्यू में अब इसमें ये किया गया है 25 शेयर्स एट अ डिस्काउंट ऑफ ₹5। तो एट अ डिस्काउंट ऑफ ₹5 मतलब डिस्काउंट किस पे हो रहा है? एट अ डिस्काउंट फेस वैल्यू पे डिस्काउंट होगा, डिविडेंड फेस वैल्यू पे लगेगा। एट अ डिस्काउंट या एट अ प्रीमियम ये हमेशा फेस वैल्यू पे लगेगा। तो मार्केट वैल्यू ऑफ अ शेयर इज इक्वल्स टू ₹5 डिस्काउंट, ये दिया हुआ है। इसका क्या मतलब हुआ कि 5 रुपये के डिस्काउंट पे तो 25 माइनस 5 विच इज़ इक्वल्स टू 20 रुपीज़। 20 रुपीज़ इस शेयर की मार्केट वैल्यू हो जाएगी। तो इससे हम लोगों को ये पता चला। अब इसे प्रीमियम भी दे सकते हैं हम लोगों को कि हाँ एट प्रीमियम ऑफ ₹5। तो इसमें 5 रुपीज़ का प्रीमियम मतलब कि 25 + 5 हो जाएगा। यहाँ पे हमने माइनस इसलिए किया है क्योंकि यहाँ पे डिस्काउंटेड प्राइस लिखा हुआ है। अब जब प्रीमियम होगा तो हम लोग यहाँ पे प्लस कर देंगे। अब हम लोग फोर्थ जानकारी की तरफ चलते हैं अपनी, जो कि है हम लोगों की डिविडेंड ऑफ अ 1 शेयर या प्रॉफिट ऑन अ 1 शेयर। ऑन अ
1 शेयर। मैं हर जगह 1 शेयर की बात इस वजह से कर रहा हूँ क्योंकि हमेशा जो भी हम लोगों को जानकारी निकलेगी, जो भी जानकारी हम लोगों को मिलेगी वो 1 शेयर पे ही मिलेगी, 1 शेयर के ही अकॉर्डिंग मिलेगी। कभी भी 5 शेयर या 10 शेयर की बात नहीं होती है। तो डिविडेंड ऑन अ 1 शेयर इज इक्वल्स टू 12% ऑफ फेस वैल्यू FV। तो फेस वैल्यू हम लोगों की यहाँ पे 25 है, तो उस हिसाब से हम लोगों का जो डिविडेंड रुपीज़ में आएगा वो आएगा ये, इसको कैंसिल आउट कर देंगे आप 443, तो 3 रुपीज़ पर एनम हम लोगों का प्रॉफिट होगा। और मैंने आपको बताया था डिविडेंड प्रॉफिट हो चाहे इनकम हो, बात वही है। तो जो इनकम होगी ₹3, ये हम लोग यहाँ पे मार्केट वैल्यू इस पर लिखते हैं कि हाँ 20 रुपये पे जब बिक रहा है, हम लोग ये बताते हैं कि 20 रुपये का जब बिक रहा है, हम लोग इस वजह से इनकम ऑन 20 रुपीज़ इज ₹3। तो जब हम लोग ये बताते हैं कि जब 20 रुपये का बिक रहा है वो सामान, तो उस पर जो प्रॉफिट हो रहा है वो हम लोगों को 3 रुपये का हो रहा है। तो हर 20 रुपये पे जो बिक रहा है वो 3 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। हर 20 रुपये पे जब भी कोई सामान बिक रहा है, वो एक पार्टिकुलर सामान, जब जब उसकी मार्केट वैल्यू 20 रुपये की आएगी तो उस पर हम लोगों को जो प्रॉफिट होगा वो 3 रुपीज़ का होगा। ऐसे ही मार्केट वैल्यू बढ़ जाएगी जब, तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा। ऐसे ही मार्केट वैल्यू जब घट जाएगी हम लोगों की, तो मार्केट जो प्रॉफिट होगा हम लोगों का वो घट जाएगा। तो ऐसे ही हम लोगों का, ये मैंने पिछले कोटेशन में शायद बताना भूल गए थे कि ये हम लोग यहाँ पे वो हमेशा मार्केट वैल्यू क्यों लिखते हैं, तो इसी वजह से लिखते हैं कि हम लोग ये बताते हैं इनकम ऑन दिस मार्केट वैल्यू इज इतनी, जो कि हम लोगों की डिविडेंड वाली होगी। अब रेट ऑफ रिटर्न, जो बाकी हम लोग की जानकारी रेट ऑफ रिटर्न वाली है, मैंने आपको फॉर्मूला बता ही दिया है रेट ऑफ रिटर्न का, वही मैं यहाँ भी लिख दे रहा हूँ। और जब मैं क्वेश्चन करूँगा तो आपको बताऊँगा अच्छी तरीके से, क्योंकि मैं फॉर्मूला वाला जो वीडियो सीरीज़ बताऊँगा वो नेक्स्ट वीडियो में होगी। तो स्टे ट्यून्ड उस वीडियो के लिए, और मैं बहुत जल्दी अपलोड कर दूँगा वो वीडियो भी, जिससे आपका ये टॉपिक रह ना जाए। तो इसका मैं फॉर्मूला के लिए भी लिख देता हूँ कि इन्वेस्टमेंट अपॉन एनुअल इनकम अपॉन इन्वेस्टमेंट इनटू 100 अपॉन परसेंटेज। और रेट ऑफ रिटर्न का मायना मैंने आपको बता ही दिया कि नेट गेन या नेट लॉस, जो कि उस इन्वेस्टमेंट पे उस शेयर होल्डर को होगा, उस पार्टिकुलर इन्वेस्टमेंट पे उसको कितना नेट गेन या कितना नेट लॉस हो रहा है, वो हमेशा हम लोग परसेंटेज में बताते हैं, और रेट ऑफ रिटर्न उसे कहते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको कई चीज़ें बता दी, और ये नया टॉपिक अपना स्टार्ट कर दिया शेयर्स एंड डिविडेंड का, जिसमें मैंने आपको कई ज़्यादा इन्फॉर्मेशन भी दी, काफ़ी टर्म्स भी बताए, और कुछ कोटेशंस का मतलब भी बताया, जिसका काफ़ी ज़्यादा यूज़ होगा आगे आने वाले समय में जब मैं क्वेश्चंस आप लोगों को बताऊंगा। तो स्टे ट्यून्ड फॉर माय नेक्स्ट वीडियो। उस वीडियो में मैं आप लोगों को फॉर्मूले बताऊंगा और कुछ क्वेश्चंस भी स्टार्ट कर दूंगा, और उसके अगली वीडियो में मैं आप लोगों को क्वेश्चंस मेन बताऊंगा जो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैं आप लोगों को ये भी एक चीज़ बता दूं कि ये टॉपिक जो बच्चे आगे जाके कॉमर्स फील्ड में जाना चाहते हैं, या जो बच्चे आगे जाके अकाउंट्स में काफ़ी इंटरेस्ट है उन बच्चों को, वो इन टॉपिक्स, ये समझ लिए बेस है आप लोगों का। ये इसको अगर आप नहीं समझेंगे तो आगे जाके आपके लिए चीज़ें और कॉम्प्लिकेटेड होती चली जाएंगी। तो इन टॉपिक्स को समझना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं इस वजह से बता रहा हूँ कि काफ़ी बच्चे इसको नहीं समझते हैं, काफ़ी टीचर्स भी इसको अच्छे से नहीं समझा पाते हैं, और काफ़ी बच्चे भी इसको नहीं समझ पाते हैं। जो क्वेश्चन का पाथ होता है जो कि इनको इतना शेयर, इनको इतना शेयर, कई बच्चे फेस वैल्यू और मार्केट वैल्यू में कंफ्यूज हो जाते हैं, नहीं पता लगा पाते हैं कि फेस वैल्यू कितनी है, मार्केट वैल्यू कितनी है। तो मैंने इसी वजह से आपको ये भी बता दिया, फेस वैल्यू हमेशा ऐड करके आएगी। यहाँ पे भी देखिए ऐड के बाद ही फेस वैल्यू लिखी गई है, यहाँ पर शेयर्स के जस्ट बगल में ही मार्केट वैल्यू लिखी है, सॉरी फेस वैल्यू यहाँ शेयर्स के जस्ट बगल में लिखी गई है, और ऐड के बाद ही मार्केट वैल्यू लिखी गई है। तो मैंने कुछ ट्रिक्स आप लोगों को बता दी हैं, और धीरे धीरे जो क्वेश्चंस आते रहेंगे सामने उस हिसाब से मैं आपको बताता रहूँगा। और प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, कीप वॉचिंग माई वीडियोज़, काफ़ी हेल्पफुल हैं, और जो 10th क्लास के बेसिकली बच्चे हैं उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है, क्योंकि यही सब टॉपिक उनके एग्ज़ाम्स में पूछे जाएंगे। सो स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।